हमारा घर हम जब भी बनवाते हैं चाहते हैं वो सबसे बेस्ट बने, और कई बार इसलिए हम एक्साइटमेंट में पैसे की भी परवाह नहीं करते, अपने बजट से 20, 30, 40, 50% ऊपर चले जाते हैं। अब अगर घर अच्छा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बनता है, अगर पैसा एक्स्ट्रा लग भी रहा है लग जाए, लेकिन देखकर दुख तब होता है जब ऐसी जगह पर पैसा वेस्ट होता है जहां असल में उतना वर्थ इट नहीं है, उतना फायदा नहीं मिलता, लेकिन हम ओवर एक्साइटमेंट में या फिर जानकारी के अभाव में वहां पैसा लगा देते हैं और हमारा पैसा हो जाता है वेस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 पॉइंट बताने वाला हूं जो गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर करते करते हम ये कर जाते हैं और उसके बाद पैसा हमारा ज्यादा लग जाता है। तो पैसा कहां का बचा सकते हैं इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा। इसमें सबसे पहला बिंदु जो आता है वो आता है आपकी वार्डरोब का। वार्डरोब सबसे ज्यादा पैसा खाती है आपकी बेडरूम के अंदर, और इस वार्डरोब में भी जो 60% पैसा है वो जाता है मटेरियल में, और जो कोर मटेरियल होता है ना, यानी जो अंदर का ढांचा जिससे बनता है उसमें। अब जब भी आप या तो मॉड्यूलर वाले से बनवा रहे हैं या कारपेंटर से अपने घर में बनवा रहे हैं, आप जब मार्केट में जाओगे आपको ये पता चलेगा कि यहां पर आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है एमआर ग्रेड की प्लाई का, जो वाटरप्रूफ नहीं होती लेकिन मजबूत होती है। फिर आता है बीडब्ल्यूआर का, जो वाटर रेजिस्टेंट होती है, प्रूफ नहीं होती, रेजिस्टेंट यानी थोड़ा पानी झेल लेगी लेकिन मजबूत ये भी होती है। फिर आता है बीडब्ल्यूपी, जो पूरी तरह वाटरप्रूफ होती है, जिसको पानी से कोई मतलब नहीं, वो आराम से चल सकती है, ये सबसे ऊपर आती है। इसके अलावा हमारे पास एचडीएचएमआर बोर्ड भी होता है, लेकिन अक्सर मैं प्लाई को ज्यादा प्रेफर करता हूं, एचडीएचएमआर को उतना नहीं करता। अब ये जो 3 प्लाई हैं, इन प्लाई का जो मैंने लेवल बताया ना, एमआर, बीडब्ल्यूआर, बीडब्ल्यूपी, इनके प्राइसिंग में भी 20 रुपए का डिफरेंस रहता है। यानी एमआर, फिर आया बीडब्ल्यूआर, फिर आया बीडब्ल्यूपी, यानी सस्ते से महंगा वो इस तरह से चलता है। अब हम क्या सोचते हैं, भाई वार्डरोब एक बार बननी है, मजबूत बनानी है, सबसे बेटर बनानी है। सबसे बेटर क्या है? जब भी हम नेट पर जाएंगे या किसी मटेरियल वाले से पूछेंगे, वो क्या कहेगा? बीडब्ल्यूपी सबसे बेटर है, ले जाओ। बीडब्ल्यूपी माना सबसे बेटर है, उसको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मजबूत होता है, सब होता है, लेकिन एक बार थोड़ा रुककर सोच तो लीजिए कि इस वाले फायदे की, इस वाले बेनिफिट की आपको जरूरत है भी या नहीं। आपकी जो दीवार है जिसके सामने वाटर बन रही है, उसको एक बार देख तो लो। अगर वो एक्सपोज्ड है दूसरी तरफ से, यानी दूसरी तरफ कोई कवरिंग नहीं है, सीधे बाहर का सूरज पानी सीधे लगता है, तो ठीक है, सी पे जाने का खतरा है। अंदर से कोई पाइपिंग जा रही है, ठीक है, सी पे जाने का खतरा है, ऐसे में आप बीडब्ल्यूपी यूज करते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप जो दीवार है वो एक इंटरनल वॉल है, उसके अंदर से कोई पाइप जा नहीं रहा है, ऐसे में बीडब्ल्यूपी में जाने का क्या फायदा? और ये मैं बहुत जगह देखता हूं, लोग नेट सर्च करके आते हैं, वो कहते हैं बीडब्ल्यूपी सबसे बेटर है, इसका बनवा लो। लेकिन भाई अगर उस दीवार पर सीपेज आ ही नहीं सकती कभी, तो ऐसे में बीडब्ल्यूपी में जाने का क्या फायदा? आपको दीमक से बचना है, वो तो एमआर वाली बचा देगी। अगर आप एक अच्छी कंपनी की टर्माइट रेजिस्टेंट प्लाई लेते हैं, तो अगर आपकी दीवार पर सीपेज का कोई खतरा नहीं है, आप अच्छे से संतुष्ट है कि भाई यहां सीपेज नहीं आने वाली, तो आप बीडब्ल्यूपी या बीडब्ल्यूआर में जाकर पैसा वेस्ट मत करिए। आप एक अच्छी कंपनी की टर्माइट प्रूफ एमआर प्लाई लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इनफैक्ट मजबूती में तो सब बराबर है, किसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप वो ले लीजिए और आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इनफैक्ट अगर आप इस वक्त दिल्ली गुड़गांव में हो, तो बीडब्ल्यूपी में एक वाटर बनवाएंगे, आपको रेट मिलेगा 1400, 1500, 1600 रुपए स्क्वायर फीट। एमआर में सेम चीज आपको 1000 रुपए, 1100 रुपए के आसपास पड़ जाएगी। और जब आप ओवरऑल कॉस्टिंग निकालते हैं तो ये ऑलमोस्ट 20% सस्ते में बन जाती है बीडब्ल्यूपी के मुकाबले। नेक्स्ट वेस्टेज जो मैं होते हुए देखता हूं वो होता है जब हम फर्नीचर बनवाते हैं, भले वो बेड हो, सोफा हो। जब भी हम बनवाने जाते हैं हमारे सामने चॉइस आती है, प्लाई में बनवाएं कि हार्डवुड में बनवाएं। हार्डवुड मतलब क्या? जो लकड़ी है प्रॉपर, यानी जैसे रोजवुड हो गया, शीशम हो गया, टीक हो गया, इनके जो फर्नीचर बनते हैं उनकी बात हो रही है। अब इसमें बहुत जाहिर सी बात है, जो हार्डवुड है वो कहीं ज्यादा मजबूत होती है, इसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी ज्यादा ही होती है प्लाई के मुकाबले। ऐसे में हम क्या सोचते हैं, नहीं फर्नीचर में मजबूत चाहिए, लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, तो ऐसे में हम हार्डवुड में चले जाते हैं और पैसा ज्यादा लगा देते हैं। एक बार थोड़ा ठहरिए, सोचिए, आज की जो दशा है, जो दिशा है, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में घर भी 20-30 साल बाद रेनोवेशन मांगने लगता है, वो भी आउटडेट हो जाता है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि फर्नीचर भी 30, 40, 50, 60 साल चलना चाहिए? ऐसे में मुझे पर्सनली कोई मतलब नहीं दिखता कि इतना लॉन्ग टर्म के साथ फर्नीचर एक हार्डवुड में बनवाया जाए। इससे कहीं ज्यादा अच्छा रहता है कि आप थोड़े कम पैसा लगाएं, थोड़ा पैसा सेव करें और प्लाई का फर्नीचर बनवा लीजिए। वो बहुत आराम से आपका 20 साल साथ दे देगा, अगर आप एक अच्छी कंपनी की अच्छी प्लाई में जा रहे हैं। और उसके बाद वैसे भी वो जो डिजाइन है, जो कॉन्सेप्ट है, आउटडेट हो चुका होगा, उसके बाद वैसे भी आपको दोबारा जरूरत पड़ जाएगी दोबारा से काम करने की। तो जब डिजाइन इतनी तेजी से आज के दौर में आउटडेट हो रहे हैं, डेली डेली नए डिजाइन आते जा रहे हैं, इनफैक्ट आज की डेट में तो एक घर भी
30 साल से ज्यादा नहीं चलता, उसके बाद घर के जो लोग हैं वो भी नया घर लेने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्यों सोचना है कि हमारा फर्नीचर इतना मजबूत हो कि वो 50, 60, 70 साल चलता रहे। हम कोई हवेली, कोई महल तो बना नहीं रहे हैं। ऐसे में आप थोड़ा सा रुकिए, सोचिए कि क्या आपको हार्डवुड में जाकर 40, 50, 60 साल वाला फर्नीचर लेना है कि 20, 25 साल से आपका काम हो जाएगा। अगर हो जाता है तो प्लाई में जाइए, मजबूत रहेगा, सफिशिएंटली मजबूत रहेगा, जितनी लाइफ आपको चाहिए मिल जाएगी और आपका पैसा भी सेव होगा। नेक्स्ट बिंदु, अगला जो पॉइंट आता है जहां पे लोग पैसा वेस्ट करते हैं वो है मास बाइंग ना करके, यानी एक साथ थोक में सामान ना लेकर। अक्सर हमारी आदत होती है कि लेट्स से कारपेंटर आपके घर में लगा हुआ है या इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ है या कोई भी लगा हुआ है, वो आपको एक लिस्ट देता है। वो लिस्ट देता है उस समय के हिसाब से कि भाई अभी मुझे इतनी जरूरत है, ले आओ, आप ले आते हो। अब मुझे ये जरूरत है, ले आओ, आप ले आते हो। यानी आप जो परचेजिंग है वो छोटे छोटे बैच में करते हो। इसके मुकाबले अगर आप एक बार में सारी लिस्ट ले लो कि भाई मुझे ये करवाना है, इसके अकॉर्डिंग पहले दिन ही मेरे पास सारी लिस्ट आ जानी चाहिए। उस लिस्ट को अगर आप मार्केट में ले जाओगे, आप सुनकर हैरान रह जाओगे, लेकिन जो सामान आप 100 रुपए का ला रहे हो वो सेम सामान आपको 60 रुपए का मिलेगा अगर आप मास में बाइंग करते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक लैमिनेट लेने के लिए किसी शॉप पर चले जाना, आपको 2500 से 3000 के बीच में मिल जाएगी। वही लैमिनेट जब हम लेने जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि हम तो बहुत मास में बाइंग करते हैं, एक लैमिनेट हमें 1100, 1200, 1300 रुपए इतनी ही पड़ती है। यानी इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है प्राइसिंग में। चलिए हमारी बाइंग तो बहुत ज्यादा होती है, आपकी हो सकता है उतनी ना भी हो, लेकिन जब भी आप मास बाइंग करेंगे आप देखेंगे कि प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो मास बाइंग नहीं करते। उनका लॉजिक ये रहता है, जितना मैं क्लाइंट के साथ काम करता हूं उनका जो लॉजिक रहता है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। वो ये है कि अगर हम एक साथ ज्यादा सामान लिया है तो वेस्टेज ज्यादा होगी, जितना वो मांग रहा है उतना लाकर देते रहो तो वेस्टेज कम होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी वेस्टेज हो सकता है 10% से रिड्यूस हो जाए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कहां पहुंच गई, वो तो स्काई रॉकेट हो जाएगी। इस वजह से आप वेस्टेज की फिक्र ना करिए। थोड़ा सामान एक्स्ट्रा आ जाए कोई नहीं, चल जाएगा, हो सकता है कहीं और आप यूज कर लो, लेकिन जो प्राइस में आपको बेनिफिट मिलेगा वो बहुत ज्यादा होने वाला है। और जब आप इतनी बड़ी लिस्ट लेकर एक शॉप पर जाते भी हैं, आपके पास बार्गेन पावर बहुत ज्यादा होती है। दुकान वाले भी चाहते हैं उसका जो डेड स्टॉक है, नहीं उसका जो गोडाउन है वो फटाफट खाली हो। वो करने के लिए वो आपको हेवी डिस्काउंट डेफिनेटली देगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, लेकिन अगले पॉइंट पर जाने से पहले एक जरूरी जानकारी, वो ये, अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो और चाहते हैं एक प्रोफेशनल हेल्प, तो उसके लिए नीचे लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और वो आपके घर का पूरा इंटीरियर डिजाइन करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पूरे घर का नहीं भी करवाना है, सिर्फ किसी डिजाइनर से कोई सलाह मशवरा चाहते हो, छोटी मोटा डाउट है, लाइट कितनी लगवाऊं, पेंट किस तरह का करूं, फर्नीचर किस तरह का लूं, छोटे मोटे डाउट जो घर बनवाने के दौरान हमें आते ही हैं, आपको उनके बारे में पूछना हो तो भी नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी बात टॉप डिजाइनर्स, टॉप एक्सपर्ट्स, सिर्फ हमारी कंपनी से नहीं पूरे इंडिया से जो होंगे उनमें से किसी से भी बात कर सकते हैं, लगभग 20 रुपए पर मिनट के हिसाब से, और वो आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट बिंदु मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप उसे एग्री करें या ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम पिंटरेस्ट पर कोई दीवार पर पैनलिंग देखते हैं तो अक्सर हमें जो हेवी पैनलिंग होती है वो पसंद आती है, देखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो फोटोस में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब घर में बन जाएंगी तो वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा स्पेस हो, अच्छी लाइटिंग हो तो ठीक है, लेकिन हमारे घर इतने बड़े नहीं होते। एक बेडरूम का साइज हो सकता है 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट हो, लिविंग रूम आपका 200, 300, 400 स्क्वायर फीट होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ऐसे में आप बहुत ज्यादा हैवी पैनलिंग में अगर चले गए, वो देखने में एक तो एरिया को छोटा दिखाता है, प्लस बहुत ज्यादा पैसा उसको बनाने में लग जाता है। इनफैक्ट जैसे आप ये सारे डिजाइन अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिजाइन पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर मैं लूं तो 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा दे जाएंगे। अब आप दीवार नाप लीजिए और सोच लीजिए कि एक दीवार बनने में 1, 2, 3 लाख भी लग सकते हैं। इसके मुकाबले मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप इस तरह के सिंपल सोबर डिजाइन में जाइए। ये मोल्डिंग में बन सकते हैं, पीओपी में ग्रूविंग हो सकती है। इस तरह के डिजाइन कहीं ज्यादा अच्छे लगते हैं और कहीं ज्यादा बजट फ्रेंडली भी होते हैं। इस तरह के लाइट डिजाइन आप अपने लिविंग रूम, फॉयर एरिया, बेडरूम, बाथरूम, किचन कहीं भी करवा सकते हैं, और हैवी पैनलिंग के मुकाबले में ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, यानी शायद 10 या 20% ऑफ द खर्चे में हो जाएंगे और देखने में कहीं ज्यादा अच्छे लगेंगे हैवी पैनलिंग के मुकाबले। नेक्स्ट चीज जो आती है जहां पर पैसा हम अननेसेसरी वेस्ट करते हैं, वो होते हैं जब हम डिसाइड करने पे आते हैं कि भाई जो फर्नीचर है वो मॉड्यूलर वाला हो या नॉर्मल कारपेंटरी वाला हो।
देखो आजकल जो मॉड्यूलर है ना, ये एक बज़वर्ड हो गया। हर कोई मॉड्यूलर किचन चाहिए, मॉड्यूलर अलमीरा चाहिए, मॉड्यूलर बेड चाहिए, मॉड्यूलर ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, मॉड्यूलर बुरी चीज नहीं है, लेकिन आप देख तो लीजिए कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ना कॉस्ट डिफरेंस समझो। मॉड्यूलर के मुकाबले में जो कारपेंटर बनाता है वो ऑलमोस्ट 30% सस्ते में काम हो जाता है मॉड्यूलर के मुकाबले, क्योंकि मॉड्यूलर एक फैक्ट्री में बनेगा, उनके अपने ओवरहेड भी होते हैं, अपने खर्चे होते हैं, वो सब आप पर ही आते हैं। इस वजह से एक काम अगर मॉड्यूलर वाला 100 रुपए में कर रहा है तो कारपेंटरी वही चीज 70 या 65 रुपए में आराम से कर देगी, यानी ऑलमोस्ट 30% का डिफरेंस आ जाता है। ऐसे में आप सोच लीजिए कि लेट्स से किचन है, आपको मॉड्यूलर किचन में जाना है या कारपेंटरी भी चल जाएगी। ये डिसाइड करने के लिए आप सिंपली ये देखिए, अगर आपको एक सिंपल डिजाइन की किचन चाहिए, उसके ऊपर लैमिनेट फिनिश करवानी है, इतनी सिंपल डिजाइन को लेकर आप मॉड्यूलर में जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। मॉड्यूलर का फायदा कहां आता है? वो आता है जब आपकी जो डिजाइन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उनमें कुछ ग्रूविंग्स है, पेंट है, एक्रिलिक शीट लग रही है, किस तरह का मेम्ब्रेन लग रहा है, किस तरह ग्लास लगना है। ऐसे में इन सब को करने के लिए स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, जो आपके कारपेंटर के पास नहीं होती। लेकिन अगर आपको सिर्फ लैमिनेट ही लगवाना है अपने किचन में, तो आप मॉड्यूलर में जाके करेंगे क्या? फिर तो आपको कारपेंटर ही बना देगा। सेकंड, अगर आपको लगता है कि मुझे घर में मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं घर में कारपेंटर को नहीं ला सकता, हमारे पास स्पेस नहीं है और मुझे पूरे दिन का सरदर्द नहीं चाहिए, तो ठीक है, आप फिर मॉड्यूलर में चले जाइए। लेकिन अगर आपका नया घर बन रहा है जहां पे कारपेंटर आराम से बैठे काम कर सकता है, तो आप कारपेंटर में बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर आपको मॉड्यूलर में इतना कोई मेजर बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो प्लीज आप कारपेंटर से बनवाइए और 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट आराम से आप सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट बिंदु जो आता है जहां पर मुझे अक्सर पैसा वेस्ट दिखता है, वो होता है फॉल सीलिंग में। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है सिंपल सोबर फॉल सीलिंग का, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सिंपल होते हैं, एलिगेंट होते हैं, देखने में क्लासी और अच्छे लगते हैं, और सबसे अच्छी बात, काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं। आप काफी कम खर्चे में आराम से बनवा सकते हैं। लेकिन कई बार हम ओवर एक्साइटमेंट में इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन पे चले जाते हैं। इसमें कोव्स होती हैं, अलग तरह के मोड होते हैं, और ऐसे में हमारे जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो शूट अप होता चला जाता है, और एट द एंड खर्चा भी ज्यादा होता है, और इस तरह के डिजाइन देखने में भी चीप लुक देते हैं। और अगर आपको ना पता हो तो मैं क्लियर कर दूं कि एक फॉल सीलिंग में जितने भी कोव्स आप निकलवाते हैं, कोव्स क्या होते हैं? वो जो गड्ढे होते हैं ना, मतलब जैसा आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एरो से मैं समझाता हूं, इनको कहते हैं कोव्स। ये जितने ज्यादा निकलते हैं उतना ही खर्चा आपका बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट बिंदु आता है जहां पर अक्सर पैसे वेस्ट होते हैं, वो होता है जब हम शुरू में थोड़े से पैसे बचाने के लिए नॉन ब्रांडेड फिटिंग्स की तरफ चले जाते हैं। ये खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम प्लम्बिंग की बात करें। अब होता क्या है, जब भी आप मार्केट में जाएंगे, नॉन ब्रांडेड चाहे लाइट हो, प्लम्बिंग का आइटम हो, टॉयलेट सीट हो, कुछ भी हो, वो 50% ऑफ द प्राइस में मिल जाएगा ब्रांडेड के मुकाबले। यानी मान लो एक ब्रांडेड टैप आपको 100 रुपए की मिल रही है, 100 रुपीज की मिल रही है, नॉन ब्रांडेड सेम डिजाइन हर चीज सेम आपको 50 रुपीज में मिल जाएगी। और जो दुकान वाला होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो भी कहता है भाई गारंटी है, वारंटी है, शॉप पर लाना, चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब भी सच होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में अक्सर हमें लालच आ जाता है कि हम नॉन ब्रांडेड के साथ चले जाएं और वहां पर हम पैसे बचा लेते हैं। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है ब्रांडेड वाले में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन 10 में से 1 में प्रॉब्लम आएगी। नॉन ब्रांडेड वाले में बड़ी दुख की बात है, 10 आइटम में से 5 आइटम में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा सरदर्द बढ़ा देती हैं। एक एग्जांपल समझ लो, एक टॉयलेट सीट है, लेट्स से वो है जैगुआर की। इसके मुकाबले आपने एक लोकल वाली ले ली। अब जैगुआर वाली, बेसिक वाली भी आपको 10,000 रुपीज की मिल रही थी, ये वाली आपको 5,000 की मिल गई। यहां तो आपने 5,000 बचा लिए। अब इसमें प्रॉब्लम आने की चांस जैगुआर के मुकाबले कहीं ज्यादा है, और जैगुआर जब तक गारंटी वारंटी में रहेगा, इनका जो एग्जीक्यूटिव है आपके घर पर आकर चेक कर सकता है। नॉन ब्रांडेड में ऐसा नहीं होगा। आपको अपने प्लम्बर को बुलाना है, सीट हटानी है, शॉप पर ले जानी है, वो चेंज करे ना करे, चलो कर भी दे, फिर लाना है, लगाना है, और यहां भी गारंटी नहीं है कि वो ठीक ठाक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ऐसे में जो ओवरऑल कॉस्ट है, यानी ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट टाइम कॉस्ट है उसकी बात नहीं कर रहा, जो प्रोडक्ट की पूरी लाइफ की कॉस्ट है वो कहीं ज्यादा हो जाती है, और उसमें प्लस कर दीजिए अपना सरदर्द। ऐसे में नॉन ब्रांडेड लेना एक बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ मनी लगता है मुझे। आप एक बार थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो आप पैसा सेव ही कर रहे हो ब्रांडेड चीजों के साथ जाकर। तो चाहे लाइट हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिक आइटम हो, हर चीज सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड में जाइए। नेक्स्ट पॉइंट जहां पर हम पैसा वेस्ट करते हैं, ये अक्सर उनके साथ होता है जो अपने पुराने घर को रेनोवेट करवाना चाह रहे हैं। पुराना घर है तो जाहिर सी बात है डोर्स भी होंगे ही। हम क्या सोचते हैं, भाई पुराने डोर है, खराब है, उठा के फेंक दो। जरूरी नहीं है ऐसा हो।
अनलेस उसमें दीमक लग गया हो, फूल गया हो, वो तो ठीक है, फिर तो बिल्कुल खराब है, फेंक दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसको बहुत ही ईजिली ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द प्राइस में रिफर्बिश करवा के दोबारा से यूज किया जा सकता है और वो बहुत आराम से नए जैसे ही लगेंगे। करना यह है, पुराना डोर उतरवाओ, उसमें से जो पेंट पॉलिश जो भी हो रखा है पूरी तरह हटा दो, उसको सफाई करवा दो और आगे और पीछे HDHMR बोर्ड लगवा लो। उसके अंदर किसी न तरह की ग्रूविंग डाल दो, कोई डिजाइन डाल दो और उसके ऊपर PU या डीको पेंट आराम से स्प्रे से कर दीजिए और वो देखने में नए वाले डोर से भी कहीं ज्यादा बेटर लगेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप बहुत सारा पैसा यहाँ पर सेव कर पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए वो पुराना डोर फेंक देते हैं और नया डोर ले आते हैं और पैसा वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वेस्टेज ऑफ मनी आती है तब जब आप पूरा घर या तो रेनोवेट करवा रहे हैं या पूरा घर बनवा रहे हैं। ऐसे में हम इंटीरियर डिजाइन हायर नहीं करते। क्या लगता है हमें, भाई पिंटरेस्ट से, गूगल से डिजाइन देख लेंगे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आई नो इंटीरियर डिजाइनर जब आप लेंगे उसकी एक प्रोफेशनल फीस होगी जो वो लेगा ही लेगा, लेकिन उसके बाद आप देखिए वो कितना सारा पैसा आपका सेव करेगा। आपको डे 1 पे पता होगा मटेरियल कितना लगने वाला है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आपको डे 1 पर पता होगा खर्चा कितना आ सकता है, मैक्सिमम उससे ऊपर जा रहा है तो आपको पता लग जाएगा भाई कहीं ना कुछ गलत हो रहा है। आपको पहले दिन वेस्टेज के बारे में पता लगेगा कि भाई कहाँ का वेस्टेज हो सकती है और मुझे कितने मटेरियल की आवश्यकता है तो वेस्टेज ना हो। इसके अलावा डे 1 पर ही, यानी जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, तभी आप हर चीज का डिजाइन, साइज, कलर, हर चीज को बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं ताकि जब काम शुरू हो कोई भी डिले ना आए। वरना होता क्या है, हम प्लानिंग साथ के साथ करते हैं जिस वजह से काम में कई बार डिले आता है। मतलब कारपेंटर को कुछ करना है, हम अभी डिजाइन सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, ऐसे काम डिले होता है, काम स्लो हो जाता है। और जब काम स्लो होता है तब भी आप मान के चलिए कि पैसा जाता ही है, हमें दिखता नहीं है लेकिन एट द एंड खर्चा ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर आप एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लेते हैं, पहले आपको फीस तो देनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बहुत आराम से 20 से 30% उसको घटा देगा, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेज, बहुत सारी जगह जहां पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है पहले ही आपको पता होगा। और इस वजह से एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर जरूर हायर करें। तो ये थे कुछ बिंदु जो आपको पता होने चाहिए अपना घर रेनोवेट करते दौरान या बनाते दौरान, ताकि आप कहीं भी एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट ना करें और आप पैसे का बिल्कुल ऑप्टिमल यूज कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप प्लीज नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए और हमारी टीम उसको रिस्पॉन्ड जरूर करेगी। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।